अब चुनाव को लेकर आज से सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपनी ताकत झोंकेंगे और जेएमएम प्रत्याशी सुमेश सोरेन के लिए प्रचार करेंगे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सभा को लेकर जेएमएम ने कहा कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का इम्पैक्ट किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आम चुनाव में उनकी ताकत सभी ने देखी है। पूरे देश के नेताओं ने इन दोनों की ताकत देखी है। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को घाटशिला जाने के बाद यह भी बताना चाहिए कि पिछले 9 महीने में उन्होंने क्या काम किया है। कल्पना सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी का क्या इफेक्ट होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले आम चुनावों में झारखंड की जनता ने देखा है, झारखंड के लोगों ने देखा है, पूरे देश के मीडिया ने देखा है, पूरे देश के नेताओं ने देखा है। और भाजपा विचलित तो रहती है। ये दो हमारे नेता सिर्फ चुनाव प्रचार के मैदान में उतरेंगे, बेचैनी और बौखलाहट उतनी ही बढ़ेगी इन लोगों की। देखिए, इसका मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा मान रही है कि अभी तक हवा उनके फेवर में नहीं है, तभी कह रही है कि इनके जाने के बाद हवा बदल जाएगी। साहब, हवा नहीं बदलने वाली। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि जब वो चुनाव प्रचार करने जाएं तो अपने रैलियों में पार्टी का मैनिफेस्टो भी लेकर जाएं। और पार्टी के मैनिफेस्टो में इस वर्ष जो उन्होंने चुनाव जीतने से पूर्व क्या क्या वायदे किए थे, 9 महीने में उस पर कितना रोड मैप पर काम हुआ, वो भी जनता को बताने का काम करें। जनता खुद समझ जाएगी कि 9 महीने में सरकार 9 कदम भी नहीं चल पाई है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और स्टार प्रचारकों का दौरा जारी है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही की हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर टिप्पणी से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। जेएमएम नेताओं ने बयान की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी मुद्दों के अभाव और हार के डर से व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही है। उनके मुर्दा को भी हम लोग उखाड़ दें, इतना मुद्दा केवल घाटशिला में है। अब देखिए कि जब इनके मंत्री थक गए, इनके विधायक थक गए, इनके नेता थक गए, तो सुन रहे हैं कि बंटी बबली जी लोग आ रहे हैं, तो वो लोग भी आकर के उसका जवाब दें। हम लोग तो इतना मुद्दा अभी खड़ा करेंगे कि हमारे कल्पना भाभी और हेमंत भैया दोनों का पसीना घाटशिला में तरा 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 चलेगा। आप देख लीजिए। राजनीति में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, राजनीति में विचारों का अंतर हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भी एक विशेष तौर पर एक महिला के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो भी व्यक्ति करता है, मुझे उसकी बुद्धि पर मुझे शर्म आती है कि इस तरह का बयानबाजी चुनावी कारणों से किया जा रहा है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है, अब इसी बीच दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों का आने का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। जहां आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन का कई कार्यक्रम है और 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक लगातार जनसभा को संबोधित करेगी। साथ ही साथ अपने प्रत्याशी सुमेश सोरेन के लिए जनता से प्रचार प्रसार के तहत उनके वोट की मांग करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री का भी दौरा है और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अब अपने स्टार प्रचारकों को घाटशिला की धरती पर उतार रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है। मगर आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 11 तारीख को घाटशिला की जनता जो है प्रत्याशी की किस्मत पर वोट करेगी और 14 नवंबर को पता चलेगा कि जनता ने किसके प्रत्याशी को अपना विधायक चुना है। घाटशिला से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार तिवारी। तो देखिए, 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव होना है और इस बार जेएमएम से रामदास सोरेन के बेटे सुमेश सोरेन और बीजेपी से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का सामना है। लेकिन तस्वीरें क्या है, 2005 की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में तस्वीर क्या थी, तो कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू की उस वक्त जीत हुई थी। अब दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर निर्दलीय रामदास सोरेन रहे थे और ये बात हम 2005 की कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर बीजेपी के रामदास हांसदा रहे थे। दूसरी तरफ बात करते हैं 2009 की तस्वीर, विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या थी और समीकरण क्या थे। तो जेएमएम से रामदास सोरेन की यहां जीत होती है 2009 में। कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू एक बार फिर से 1192 वोट के अंतर से हारते हैं। तीसरे स्थान पर बीजेपी के सुरेश सिंह बेसरा अपने स्थान लेते हैं। 2014 चुनाव में क्या हुआ था, तो यहां चुनावी समीकरण बदला। बीजेपी के लक्ष्मण टुड्डू की यहां भारी जीत 2014 में होती है। जेएमएम के रामदास सोरेन 6403 वोट के अंतर से चुनाव हार जाते हैं।
कांग्रेस के सिंड्रेला बलमुचू तीसरे स्थान पर रहते हैं। दूसरी तरफ 2019 चलते हैं कि समीकरण क्या रहा, तो जेएमएम के रामदास सुरेन का इस बार कमबैक होता है। बीजेपी प्रत्याशी लखन चंद्र माडी को उन्होंने हराया। आजसू से प्रदीप बलमुचू जिन्होंने लड़ाई लड़ी तीसरे स्थान पर रहे। अब 2024 की बात करते हैं तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच यहां मुकाबला होता है। रामदास सुरेन और बाबूलाल सुरेन का 2024 में सामना हुआ। रामदास सुरेन ने महागठबंधन से जीत हासिल की और बाबूलाल सुरेन 22,000 वोट के अंतर से हार गए। लेकिन अब चूंकि रामदास सुरेन का निधन हो चुका है तो ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बढ़ते आगे, झारखंड कांग्रेस आज जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन सृजन और जिम्मेदारियों पर चर्चा करेगी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश करेंगे। इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कितनी भी बैठक कर ले, अब राज्य में उसका संगठन कहीं बचा नहीं है और वह तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। जिलाध्यक्षों का मनोनयन हुआ है और हमारा कई कार्यक्रम संगठन सृजन अभियान के तहत राज्य में चल रहा है, तो उन तमाम चीज़ों का दायित्व तो कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष को बनता है। तो जिला अध्यक्षों के साथ बैठक के माध्यम से तमाम चीज़ें जिला अध्यक्षों से बातचीत की जाएगी। जो अभी तक कार्यक्रम हुए हैं उसकी समीक्षा भी की जाएगी और आगे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोगों के द्वारा आयोजित है, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाबत भी बात होगी। कांग्रेस का संगठन है कहाँ, अब कहाँ बचा है वो? अगर आप खास करके नॉर्थ इंडिया ईस्ट इंडिया की बात कर लें तो ये तो तीसरे नंबर की पार्टी है, 2 नंबर की पार्टी भी नहीं रही। और ये तो किसी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं उनके पीठ पर सवार होकर बैतरनी पार करती है। इनको समाजवादी पार्टी का पीठ मिल जाता है उत्तर प्रदेश में। और रांची से बड़ी खबर, जहां ट्यूनीशिया में फंसे मजदूरों की वतन वापसी होगी। 48 मजदूरों के 5 नवंबर को वतन वापसी होनी है, स्वदेश लौट जाएंगे। 4 नवंबर को ट्यूनीशिया की फ्लाइट से मुंबई पहुंचेंगे। मजदूरों ने सीएम अधिकारी का आभार जताया है। गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो के मजदूर ने सीएम से घर वापसी की गुहार लगाई थी। सीएम हेमंत ने मामले पर संज्ञान लिया। प्रवासी नियंत्रण कक्ष के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया और अब ये मजदूर वापस लौटेंगे, वतन वापसी इनकी होगी। अब बात चाईबासा की करते हैं, जहां थैलेसीमिया पीड़ित मासूम बच्चों के एचआईवी संक्रमण को लेकर देश भर में हड़कंप मचा है। आज हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए मासूम बच्चों के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। साथ ही न्यूज 18 पर वह चिट्ठी भी आपको दिखाने जा रहे हैं जो केंद्र की ओर से इस घटना को लेकर राज्य को पहले ही आगाह किया गया था। ये स्पेशल रिपोर्ट हमारी देखिए। और चलिए इस खबर पर वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार है, सीधी तस्वीर। विधान पार्षद श्री ललन सर्राफ जी, माननीय विधान पार्षद श्री संजय कुमार सिंह जी, संजीव कुमार सिंह जी, श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी जिला अध्यक्ष जदयू, श्री विजय कुमार ठाकुर जी जिला अध्यक्ष रालोमा, श्री व्यास जी जिला महामंत्री जदयू, श्री चिरंजीवी राय जी जिला उपाध्यक्ष जदयू, सवान आजमी जी जिला उपाध्यक्ष जदयू, श्री भोला मंडल जी प्रखंड अध्यक्ष रंगरा जदयू, श्री रवि कुमार जी जिला प्रवक्ता जदयू, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में यहाँ पर बहनों, भाइयां और सब लोग बहुत अच्छी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं।
और आप को जानना चाहिए कि भाई हम लोगों की सरकार तो बनी थी, अब 20 साल हो रहा है। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है। हम लोगों का हुआ था 20 वर्ष। अब जो हम लोगों की चुनाव शुरू हुई थी 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले वाली जो सरकार थी, अब जानते हैं उसका कितना हालत था उस समय पूरे बिहार में। क्या होता था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस सब को कर दिया था। आपको तो मालूम होगा, पुराना 20 साल वाले पुराने जितने होंगे उनको, अरे अभी तो जो जन्म लिए 20 बरस हम ही लोगों के आने के बाद, उस समय की बात दूसरी है। पहले वाले जो है, तो याद रख करिए कि सब लोगों को कहवा दिया था कि घर में ही शाम के बाद रह जाए, बाहर नहीं निकले। ये कितना फालतू चीज है। और आज देखते हैं हर जगह देर शाम तक, रात तक भी लोग सब जाते हैं, लड़का हो लड़की हो कोई हो। तो इस प्रकार से कितना बुरा हाल था वहां। हम तो जानबे करते हैं, उस सबका तो होता था, तो हम लोग तो रहते थे केंद्र में। अब उसके बाद अपने इलाके में आते थे बिहार में, तो देखते थे कि हाँ सचमुच साहब घर के अंदर है, कोई नहीं बाहर आता है। तो हम तो जाकर के कोई के यहाँ घर के अंदर जाकर के मिलते थे। तो ये हालत इतना खराब था, आप सोच लीजिए। इसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा भी होता था, बहुत ज्यादा झगड़ा हिंदू मुस्लिम का होता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, इलाज का इंतजाम ही बहुत खराब था। सड़कें बहुत कम थी, और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले तो बिहार के भागलपुर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। और हम इससे पहले बात चाईबासा केस की कर रहे थे, जहां थैलेसीमिया पीड़ित मासूम बच्चों के HIV संक्रमण को लेकर के देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन चलिए आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके साथ साथ न्यूज 18 के पास वह चिट्ठी भी आपको दिखाने जा रहे हैं, जो केंद्र की ओर से इस घटना को लेकर राज्य को पहले ही आगाह किया गया था। सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग। 2021 में अलर्ट, विभाग ने की अनदेखी। ब्लड बैंक में लापरवाही, कौन जिम्मेदार? जी हां, चाईबासा का स्वास्थ्य विभाग जो अपनी लापरवाही के चलते देश भर में सुर्खियों में आ गया है। दरअसल चाईबासा सदर अस्पताल के जिस ब्लड बैंक से थैलेसीमिया पीड़ित मासूम बच्चों को HIV पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया, उसी चाईबासा ब्लड बैंक पर तत्काल एक्शन लेने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के ड्रग्स कंट्रोल निदेशालय को 13 जनवरी 2021 को ही स्पीड पोस्ट से पत्र भेजा था, जिसमें ब्लड बैंक के लाइसेंस, स्थान और दूसरी अनियमितताओं को लेकर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। लेकिन केंद्र के इस पत्र पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने उदासीनता दिखाई। भारत सरकार ने 2020 में ही ये शंका जाहिर कर दिया था कि वो जो ब्लड सेंटर चल रहा है उसमें गड़बड़ियां हैं। राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा, चिट्ठी पर कार्रवाई करने के लिए बोला, लेकिन यहाँ के विभाग, जिसके लिए स्वास्थ्य सचिव कहिए और ड्रग निदेशक कहिए, ये दोनों आदमी जिम्मेवार हैं। निदेशक ने उनको सिर्फ पत्र लिखा कि आप इसको किसी तरह लाइसेंस बनवा लीजिए, किसी तरह लाइसेंस बनवा लीजिए, उनसे अनुरोध पत्र लिख रहे हैं। जहाँ कार्रवाई करने की बात है वहाँ कार्रवाई करना है तो अनुरोध पत्र लिखना है। आज जो बच्चे उससे पीड़ित हुए हैं, जो परिवार परेशान है, उसके लिए किसको दोषी माना जाए? ड्रग कंट्रोल निदेशालय की ओर से करीब 4.5 साल बाद 28 मई 2025 को चाईबासा सदर अस्पताल ब्लड सेंटर को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें कार्रवाई करने के बजाय महज लाइसेंस और ब्लड सेंटर के स्थान परिवर्तन को लेकर जिक्र था। आज यह सुनने में आ रहा है कि 5 नहीं, झारखंड के 13 बच्चे इन्फेक्टेड ब्लड देने के कारण में HIV पॉजिटिव हो गए हैं, और संभवतः अगर जांच का दायरा बढ़ेगा तो यह सैकड़ों हजारों में जाएगा। यानी कुल मिलाकर के झारखंड सरकार के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कमीशन, घूसखोरी और अवैध पैसा यहाँ के इंसान के जीवन के मूल्य से कई गुना बड़ा है। चाईबासा सदर अस्पताल में हुए घटना को लेकर के झारखंड सरकार काफी संजीदा है। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वहां का दौरा किया।
सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने का भी काम किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब राज्य स्वास्थ्य विभाग को केंद्र स्वास्थ्य विभाग की चिट्ठी मिलती है तभी चाईबासा के ब्लड बैंक पर अगर कार्रवाई हो जाती तो ये मासूम बच्चे इसके शिकार नहीं होते। जांच का दायरा बढ़ाया जाता है तो HIV पॉजिटिव मासूम बच्चों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।